14 साल का एक अकेला बच्चा था जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। जनवरी 1949 में आंट हैरियट की अचानक से मौत हो जाती है। रोलैंड इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उनसे संपर्क करने के लिए अंधेरे कमरे में अकेले ही वो बोर्ड निकाला। घर के अंधेरे कोनों से पानी टपकने की आवाज आने लगी, जबकि बाहर मौसम साफ था और छत पूरी तरह सूखी हुई थी। रात के करीब 2 बजे उसके कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा हो। लेकिन विज्ञान के पास इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं था कि उसकी स्किन पर वो लाल पैने निशान जो कि नाखूनों के थे वो कैसे आए। साफ साफ हेल शब्द ब्लड से उभरते हुए देखा है। रोलैंड का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तो एक सेशन के दौरान रोलैंड इतना हिंसक हो गया था कि उसने अपने हाथ पैर के स्नैकल्स को भी तोड़ दिया था और फादर बॉर्डन के हाथ पर हमला किया। उस हमले से उनका हाथ एक बार में ही उस 14 साल के बच्चे ने तोड़ दिया था। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल विद दीपिका। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्चा मौत और नफरत का जरिया बन सकता है? हमने एनालिस मिशेल की कहानी सुनी, जहां पे आस्था और विज्ञान के बीच एक मासूम बच्चे की जान चली जाती है। पर आज मैं आपको 1949 के एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और जिसने द एग्जॉर्सिस्ट जैसी फिल्म की नींव भी रखी थी। इस कहानी ने दुनिया भर के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को आज तक उलझा कर रखा है। एक 14 साल का बच्चा जिसे इतिहास की फाइलों में रोलैंड डोए के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी नहीं थी, ये कुछ एक ऐसा था जो दीवारों के अंदर से खरोंचे मारता था। वो कभी कभी अपने हाथों से अपने बेड को उठाकर खिलौनों की तरह हवा में उड़ा दिया करता था और कभी कभी उस बच्चे के शरीर पर, चेस्ट पर खरोंचों से, नाखून से जैसे खरोंचे मारी गई हूँ, इस तरह से द हेल और गो टू हेल जैसे शब्द लिखे मिलते थे। आज हम खोलेंगे वो क्लासिफाइड फाइल जिसे वेटिकन और चर्च ने दशकों तक दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। अपनी आंखें बंद कीजिए क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप मेरे कोई भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर पाएं और उसमें कुछ ऐसा हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, या आप भी अगर भूत प्रेत पर विश्वास करते हो तो उस पर विश्वास करने को मजबूर कर दे। तो चलिए कहानी की तरफ बहुत देर न करते हुए सीधे सीधे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। ईयर 1949, मैरीलैंड, अमेरिका। 14 साल का एक अकेला बच्चा था जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसका सबसे करीबी रिश्ता अपनी आंटी, चाची यानी कि हैरियट के साथ था। आंट हैरियट एक स्पिरिचुअलिस्ट थी। उन्होंने ही सिखाया था कि कैसे ओइजा बोर्ड के जरिए रूहों से बातें की जा सकती हैं। रोलैंड के लिए ये सिर्फ एक खेल था, बट उसे नहीं पता था कि इस सब तरीकों से वो किन शक्तियों को आमंत्रित कर रहा है। जनवरी 1949 में आंट हैरियट की अचानक से मौत हो जाती है। रोलैंड इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उनसे संपर्क करने के लिए अंधेरे कमरे में अकेले ही वो बोर्ड निकाला और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला जिसने पूरे परिवार की रूह कपा कर रख दी थी। शुरुआत बहुत ही सब्टल थी। घर के अंधेरे कोनों से पानी टपकने की आवाज आने लगी, जबकि बाहर मौसम साफ था और छत पूरी तरह सूखी हुई थी। फिर दीवारों के अंदर से तेज ड्रिपिंग और स्ट्रेचिंग की आवाज आने लगी, मानो कोई बहुत बड़ा सा जानवर अंदर से लकड़ी को कुतर रहा हो। रोलैंड की माँ ने बताया कि घर में अक्सर बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलने लगी थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज तब हुई जब रोलैंड सो रहा था। रात के करीब 2 बजे उसके कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा हो। जब माँ बाप भागते हुए पहुंचे तो रोलैंड का बेड जमीन से लगभग 4 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। रोलैंड उस पर पत्थर की तरह बेजान लेटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वो किसी ऐसी भाषा में विस्परिंग कर रहा था
जो कि किसी इंसान की नहीं थी। रोलैंड के परिवार ने सबसे पहले लूथरन पादरियों और टॉप क्लास के डॉक्टर्स को बुलाया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे हाइस्टीरिया या स्किज़ोफ्रेनिया का केस बताया। लेकिन विज्ञान के पास इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं था कि उसकी स्किन पर वो लाल पैने निशान जो कि नाखूनों के थे वो कैसे आए। चश्मदीद नर्सों और डॉक्टर्स ने लिखित बयानों में बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने रोलैंड के सीने पर साफ साफ हेल शब्द ब्लड से उभरते हुए देखा है। ये निशान किसी सुई या चाकू के नहीं थे, बल्कि स्किन के अंदर से गहरे लाल रंग में उभर रहे थे। उसके पेट पर एरोज के निशान बने थे जो कि उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ इशारा कर रहे थे, और पीठ पर लंबे खरोंचों के निशान थे, मानो किसी पक्षी ने उसके शरीर पर बहुत तेजी से और बहुत ही भयंकर तरीके से स्क्रैच किया हो। जब उसे वॉशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया तो खौफ की सारी हदें पार हो गई थी। रोलैंड, जो एक सीधा साधा बच्चा था, अचानक एक ऐसी आवाज में बात करने लगा जो कि किसी 80 साल के खूंखार बूढ़े आदमी की लग रही थी। वो वहां मौजूद फादर्स को, प्रीस्ट को उनकी पुरानी गलतियों के बारे में बताने लगा, उनके छिपाए हुए पापों के लिए उन्हें चिढ़ाने लगा। उसे उन सब की वो बातें भी पता थी जो प्रीस्ट ने कभी किसी को बताई ही नहीं थी। लेट्स इमेजिन गाइस, ये भी कुछ ऐसा ही केस है जो एनालिस का था। जब साइंस पूरी तरह हाथ खड़े कर चुकी थी, तब वेटिकन के निर्देश पर जेसुइट पादरी फादर विलियम बोर्डन को इस केस का चार्ज दिया गया। मार्च 1949 में रोलैंड को गुपचुप तरीके से सेंट लुइस ले जाया गया। फादर बोर्डन ने अपनी सीक्रेट डायरी में वो सब कुछ लिखा था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने लिखा कि जब वो रोलैंड का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तो एक सेशन के दौरान रोलैंड इतना हिंसक हो गया था कि उसने अपने हाथ पैर के स्नैकल्स को भी तोड़ दिया था और फादर बोर्डन के हाथ पर हमला किया। उस हमले से उनका हाथ एक बार में ही उस 14 साल के बच्चे ने तोड़ दिया था। कितनी शक्ति होगी सोचिए उस 14 साल के बच्चे में उस टाइम, जिसने एक अच्छे खासे हेल्दी बंदे को एक झटके में ही उसका हाथ तोड़ दिया। रोलैंड का शरीर अक्सर बिस्तर पर लेटे लेटे इंसानी रूप से नामुमकिन तरीके से जुड़ने लगता था। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती थी, पर उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारे नॉर्मल शरीर में जरा सा भी कुछ लग जाता है, अगर हल्का सा भी क्रैक भी आ जाता है तो 2 दिन तक दर्द नहीं जाता है। तो क्या हुआ होगा उस टाइम? प्रीस्ट ने जब उस पर होली वाटर छिड़का तो रोलैंड की स्किन से धुआं निकलने लगा और उसे असहनीय जलन होने लगी। वो लैटिन भाषा में अब्यूज कर रहा था उस टाइम और प्रीस्ट के चेहरे पर थूक रहा था, क्योंकि वो बच्चा नहीं था। उसके अंदर जो आत्माओं ने उसको घेरा हुआ था, जिसपे उसके शरीर पर जो कब्जा किया हुआ था, ये वो सब कर रही थी। बट उसका जो थूक था वो कोई नॉर्मल इंसान जैसा थूक भी नहीं था। वो एकदम गाढ़ा और बहुत ही ज्यादा बदबूदार था, क्योंकि वो किसी इंसान का नहीं था। फादर बोर्डन ने अपनी डायरी में जो लिखा वो आगे ये था कि उस कमरे में, जिस कमरे में वो बच्चा था, उसमें जो एनर्जी फील हो रही थी वो किसी नॉर्मल एनर्जी जैसी नहीं थी। वो किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी की इस बच्चे के अंदर, जैसे कि एनालिस के अंदर 7 अलग अलग आत्माएं थी, इस बच्चे के अंदर एक पूरी फौज थी आत्माओं की, जो कि उसकी रूह पर, उसके शरीर पर कब्जा कर रही थी। एक रात कमरे की खिड़की अचानक बाहर की ओर से टूटी और कमरे का टेम्परेचर इतना लो हो गया था, वहां पे जो लोग थे, जो उनकी सांसों की भाप थी, वो भी दिखने लगी थी। रोलैंड की आवाज उस टाइम बहुत मध्यम और डरावनी हो गई थी और वो बोलने लगा, आई विल नॉट लीव until the last drop of blood is spilled। 18 अप्रैल 1949 ईस्टर का मंडे, सेंट लुइस के एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल का एक छोटा सा कमरा, जहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। फादर बॉर्डन और उनके साथियों ने इस बार फास्ट किया और वो अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए इस बार रेडी थे। अब जरा अपने दिल को थाम के रखिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा डरा देगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड लाइक द चैनल। सो अब सेशन शुरू होते ही रोलैंड हवा में उछलने लगा था।
उसे बेड से मोटी जंजीरों से बांध दिया गया था। फादर बॉर्डन ने रोलैंड के गले में सेंट मिशेल का मेडल डाला और सेंट मिशेल आर्कएंजल की जोर जोर से प्रार्थना प्रे करने लगे। रोलैंड के शरीर से ऐसी आवाजें निकलने लगी जैसे कोई सूखी लकड़ियां जल रही हैं। अचानक पूरे अस्पताल में ऐसी आवाजें गूंजने लगी जैसे कोई जेट अस्पताल की छत से टकरा गया है। बूम! खिड़कियों के शीशे चकनाचूर होकर बाहर की ओर गिरने लगे। रोलैंड का शरीर एक आखिरी बार बहुत अजीब तरीके से फिर से हवा में उछला और फिर अचानक एक बहुत तेज नीले कलर की रोशनी कमरे में आई और बिजली कड़कने जैसी आवाज आई। कमरे में एक बहुत ही अजीब और पवित्र कर देने वाली शांति छा गई थी। रोलैंड ने धीरे से आंखें खोली। वो पसीने से लथपथ और इस टाइम बहुत ही वीक हो चुका था, पर उसकी आंखों से वो खौफनाक लाल चमक जो पहले दिख रही थी वो अब गायब थी। उसने फादर बॉर्डन की तरफ हाथ बढ़ाकर बहुत ही मासूम आवाज में कहा, "He is gone, father. I can feel the light now. I am free." वो जा चुका है और मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं अब मुक्त हो चुका हूँ। चर्च ने इस घटना की फाइल को टॉप सीक्रेट मार्क कर दिया था, मतलब इसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो सोचिए कि एक मूवी भी बन गई उस कहानी पर। ऐसे कैसे हुआ होगा। अस्पताल के उस विंग के उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। सालों बाद जब उस अस्पताल की बिल्डिंग को गिराया गया तो मजदूरों ने दावा किया कि उन्हें आज भी उस बिल्डिंग से किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। रोलैंडो का असली नाम रोनाल्ड हंकलर था। चर्च और उसके परिवार ने उसे एक नई पहचान दी ताकि वो एक साधारण जीवन जी सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कभी नरक की आवाज बना था, बड़ा होकर विज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचा। रोनाल्ड हंकलर नासा में एक बहुत ही सफल इंजीनियर बना और उसने मशहूर अपोलो मिशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। कहते हैं कि वो पूरी जिंदगी अंधेरे से डरता रहा और उसने कभी अपने अतीत के बारे में किसी को नहीं बताया। साल 2020 में उनकी मौत हो गई और वो राज उन्हीं के साथ वहाँ दफन हो गया कि उस कमरे में उस रात क्या हुआ था। पर फादर ने जो उस डायरी में लिखा था उससे ये केस दुनिया में बाहर आया। तो क्या रोलैंडो का केस एक सिर्फ मानसिक बीमारी का नतीजा था, जैसे हमने एनालिस के केस में बात करी थी? अगर हाँ, तो फिर उन 48 विटनेसेस का क्या, जिन्होंने अपनी आंखों से बिस्तर को हवा में उड़ते देखा और खाल के अंदर से शब्द उभरते देखे? वेटिकन आज भी इस केस को सबसे पुख्ता एग्जॉर्सिज्म मानता है। क्या ओइजा बोर्ड सच में किसी एक ऐसी आयाम का दरवाजा है जिसे हम नहीं जानते, या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं? अगर आप ओइजा बोर्ड के बारे में, ओइजा बोर्ड क्या होता है, नहीं जानते हैं, अगर आप इसके बारे में कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो लाऊंगी और उस ओइजा बोर्ड से रिलेटेड भी बहुत सारी हॉलीवुड में मूवीज रियल स्टोरीज पर आधारित बन चुकी है। मैं वो भी आपके सामने लाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको वो स्टोरी चाहिए। ये थी रियल विद दीपिका में आज की एक और नई एग्जॉर्सिज्म की दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आप भी अपने कमरे में अकेले हैं और आपको भी इधर उधर से खरोचने की आवाजें आती हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।